हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेप्टर में। मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, और वो है संविधान की प्रस्तावना। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। शुरुआत है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि जो संविधान में जो पावर है, हमारे देश की जो संविधान में जो पावर है उसमें जो पावर आया है, प्रस्तावना ऐसा कह रहा है कि संविधान में जो पावर है वो हमारे देश की जनता से आया है। कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग से कोशिश हम ये करेंगे कि प्रस्तावना में जो टर्म है उस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे हम। टर्म के साथ साथ वह टर्म की क्या विशेषता है और वह किस देश से लिया गया है ना, उन सारी चीजों को हम देखने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का इंग्लिश टर्म होता है सॉवरेनिटी। यानी इसका मतलब हुआ कि हमारा जो देश है, हमारे देश का जो संविधान है उस पे किसी देश की जो सीमा है, उस देश की सीमा का अगर बाहर का कोई कानून बनता है तो वह हमारे देश पर बाध्य नहीं होगा। या यूँ कहें कि हमारे देश के अंदर का जो कानून है वो कोई दूसरा देश नहीं बनाएगा। यानी भारत अपना कानून बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यही हुआ कि हम अपने देश का कानून बनाने के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं, किसी भी कोई देश के दबाव में नहीं बना सकते हैं। ठीक। अगला टर्म है समाजवादी। अगला टर्म है क्या? समाजवादी। समाजवादी का अर्थ हुआ कि हमारे देश में जो संसाधन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की जनता यानी देश की जो समाज है उस पर उसका हक है ना। तो चूंकि क्या होता है कि हमारे देश यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जो जनता है वो अपना एक सरकार चुनती है ना, और उसके द्वारा चुने गए सरकार के जो है स्टेट चलाता है। अब स्टेट के पास जो धन है, जो संसाधन है हमारे देश में, स्टेट के पास जो धन है वह मुख्य रूप से किसका है? समाज का है। स्टेट के पास सिर्फ इसलिए गया है कि उसका वो सही तरीके से समाज में वितरण करे। ठीक है, तो ये हुआ। अगला टर्म है धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। शुरुआत है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि जो संविधान में जो पावर है, हमारे देश की जो संविधान में जो पावर है उसमें जो पावर आया है, प्रस्तावना ऐसा कह रहा है कि संविधान में जो पावर है वो हमारे देश की जनता से आया है। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद नहीं करेगी एवं संसाधन का बराबर वितरण करेगी। ठीक। तो यह हो सकता है कि जो भारत में कई प्रकार के धर्म हैं उसमें किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, सरकार का धर्म में हस्तक्षेप ना हो। ठीक। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र राष्ट्र है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जहाँ लोगों का शासन हो। लोगों का शासन का मतलब हुआ कि हम अपना प्रतिनिधि, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम अपना लोकसभा या राज्य का जब चुनाव होता है तो जब स्टेट का चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक अपना नेता चुनती है और वह नेता जाकर के स्टेट में सरकार बनाती है। तो लोग द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जहाँ शासन होता है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला टर्म है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन अलग अलग टर्म हैं।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि जो देश की जो जनता है, देश में जो नागरिक हैं, उसको 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। किसमें कहा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सा है? एक सामाजिक है, सोशल न्याय, जस्टिस। एक दूसरा इकोनॉमिक है, यानी कि आर्थिक न्याय। तीसरा राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल न्याय। तो ये सब सारा जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हुए पॉइंट है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की बात कही है। तो न्याय कितना है? 3 प्रकार का न्याय। इसमें और हम एक पॉइंट देखें तो जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय की बात कही है, यह रसिया के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान में ये जो टर्म है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह रसिया से, कहाँ से? रसिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना, यानी कि आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उस विचार को एक्सप्रेस करने के लिए यानी अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी धर्म हो उसको मानने, उस पर विश्वास करने एवं उसकी उपासना, उसकी पूजा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो क्या हुआ कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि जो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। ठीक है। न्याय की बात की है 3 प्रकार की, और जो स्वतंत्रता है वो है 5 प्रकार की। तो स्वतंत्रता कौन कौन सा है? पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखें तो समानता यानी समता की जो बात कही है वो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि जो भारत के जो नागरिक हैं उसमें प्रतिष्ठा की समानता हो, सबको समान अवसर मिले, है ना, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। व्यक्ति की गरिमा की बात कही है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं बंधुत्व की बात कही है। तो प्रस्तावना एक ऐसी चाबी है कि संविधान में अगर कहीं कुछ टर्म समझ नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आपको प्रस्तावना में ही आकर के मिलता है ना। इसलिए जो ठाकुर प्रसाद भार्गव हैं, क्या जो ठाकुर प्रसाद भार्गव हैं, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो यह है ठाकुर प्रसाद भार्गव। और B.R. अम्बेडकर की बात करें, B.R. अम्बेडकर की, तो इन्होंने आर्टिकल 32 को यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा यानी संविधान की कुंजी कहा है। अब देखिए हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना, ये तो हमने देख लिया कि इसमें टर्म है क्या क्या है, उसका मतलब क्या है ना, कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रस्तावना आया कहाँ से। तो देखिए प्रस्तावना का जो आइडिया यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना हो, इसका जो विचार आया ये अमेरिका के संविधान से आया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से आया। और प्रस्तावना में जो इतना जो डिफिकल्ट टर्म है, जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, वो जो भाषा है वो लाया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। तो प्रस्तावना का जो भाषा है वो आया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना का जो विचार है वो आया है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव हैं। और आर्टिकल 32 को यानी अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की कुंजी कहा है। अब हमें ये देखना है कि प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें काफ़ी चर्चा हुआ
और कंक्लूजन पे निकला है कि हाँ ये संविधान का अंग है। तो देखिए कहाँ पर चर्चा, किस किस केस में चर्चा हुआ है और किस में कंक्लूजन यह निकला है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो पहला केस होता है बेरुवाड़ी केस 1960 में। बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन देता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। यानी बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो 1960 में तो ये डिसाइड हो गया कि ये जो है क्या है, संविधान का अंग है ही नहीं। फिर दूसरा केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल केस। केशवानंद भारती बनाम केरल केस 1973 में। और इसमें जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो पिछले आउटपुट से बदला हुआ है। और इसमें क्या बोलता है कि जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। अब इसमें क्या किया कि जो प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग मान लिया गया है। ठीक है, इसमें एक टर्म और जोड़ा है कि जो अपना जो इसमें एक सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में एक सिद्धांत दिया है। किसका? तो आधारभूत संरचना का। आधारभूत संरचना का मतलब ये हुआ कि संविधान में कुछ टर्म ऐसे हैं जिसका बदलाव कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे शब्द जिसको आधारभूत संरचना के अंदर रखा गया है उसका संविधान संशोधन के केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का अंग है। हालांकि जो पिछला जो केस था बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि नहीं, जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 में उस रिजल्ट को उल्टा कर देता है और यहाँ बोलता है कि यह संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। और एक और सिद्धांत देता है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। आधारभूत संरचना का मतलब ये हुआ कि संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत और ऐसे टर्म का इस्तेमाल किया गया है जिसको अगर आधारभूत संरचना मान लिया जाए तो उसको संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है ना। तो इसी सिद्धांत के तहत जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कुछ जो टर्म है ना, उसमें वो कुछ टर्म को आधारभूत संरचना के अंदर डाला गया, आधारभूत संरचना के अंदर डाला गया। मतलब यह कह सकते हैं कि जो संविधान की जो मूल जो विचार है, संविधान की जो मूल विचार और मूल तत्व है, या यूं कहें कि प्रस्तावना का जो मूल तत्व है उसको बदला नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता है। आधारभूत संरचना का ये मतलब हुआ। ठीक, तीसरा केस आता है LIC 1990 में, है ना। LIC 1990 में इसमें भी यह बताया, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब देखिए क्या होता है कि चूंकि जो संविधान है इसका निर्माण किया है किसने? संविधान की प्रस्तावना का निर्माण और संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन किया गया, निर्माण किया गया। तो जो JL नेहरू थे, JL नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, JL नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश करते हैं। कहाँ? संविधान सभा में, संविधान सभा में। उसमें जो ये जो प्रस्ताव पेश करते हैं इसको कहते हैं उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, तेरह दिसंबर 1946 को JL नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसको कहा जाता है उद्देशिका प्रस्ताव।
है ना। और 22 जनवरी 1947 को इसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया, यही उद्देशिका प्रस्ताव बाद में जाकर के प्रियम्बल का रूप लेता है, प्रियम्बल का रूप लेता है। तो क्या होता है कि जो प्रियम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ शब्द को संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है क्या, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जब केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 ने यह स्वीकार कर लिया कि संविधान जो है वो क्या है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसको संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि जो आधारभूत संरचना है यानी कि जो इसका जो बेसिक मूल है उसको बिना बदले हुए। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में पहली बार प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन, देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया जाता है और इसमें कुछ टर्म यानी कि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कि समाजवादी हो गया, सामाजिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और अखंडता हो गया। यह 3 शब्द, ये जो 3 टर्म हैं, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। इसके साथ अगर इसके बाद हम देखें तो क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो टर्म है कहाँ से लिया गया है, रसिया से। और अखंडता और बंधुत्व, अखंडता और बंधुत्व का जो शब्द है, जो टर्म है, ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। तो आपने को याद क्या रखना है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से। ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है। स्वतंत्रता की कौन सी बात करता है, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की, एक है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है ना। व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात करता है, बंधुत्व यानी भाईचारा की बात करता है। तो जो अखंडता और जो बंधुत्व जो शब्द है, ये लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से। और 3 शब्द जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, वो है सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अभी तक 1950 के बाद, 1950 से लेकर के अब तक प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये था हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हमने पूरे प्रस्तावना को अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसमें जितने सारे फैक्ट हैं सारे हमने लिखे हैं और आशा ये करते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।